हेलो एंड वेलकम एवरीवन अगेन टू द जेई प्लानट, जिसमें हमने हमारे पावर कोर्स यानी कि 11th गोइंग टू 12th स्टूडेंट्स के लिए जो कोर्स लॉन्च किया है उसमें जेई प्रोग्राम को फोकस करते हुए और बोर्ड्स को फोकस करते हुए हमने हमारी फिजिक्स के ट्रैक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यूनिट शुरू की थी, है ना, जिसमें हम पहुंचे हमारे 12th लेक्चर तक और हमारे पिछले दो लेक्चर्स यानी लेक्चर 10 और लेक्चर 11 भी गॉस थ्योरम पर आधारित ही थे। एंड इन द लेक्चर 10 वी हैड अ डिस्कशन कि गॉस थ्योरम का मॉडल 1 फाइंडिंग फ्लक्स, मॉडल 1 क्या था? फाइंडिंग फ्लक्स, ये वाला मॉडल था यार, मॉडल 1 दिस वाज फाइंडिंग फ्लक्स। पिछली मुलाकात यानी लेक्चर 11 में हमने मॉडल 2 यानी फाइंडिंग फील्ड, जब डेरिवेशन वाले पार्ट थे उसके बारे में बात की। और अब हम क्या करेंगे, हम मॉडल 3 का जिक्र कर रहे हैं अब की बार, जिसमें हम फील्ड का यूज करके फ्लक्स निकालेंगे और उसके बाद गॉस थ्योरम के एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके हम एनक्लोज चार्ज भी निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो ये हमारा मॉडल 3 की तरह काम करेगा। ये हमारा मॉडल 1 था जी, मॉडल 1 इट वाज, और ये हमारा मॉडल 2 रहा करता था। ठीक है, मॉडल 2 रहा करता था। तो आज हमें मॉडल 3 और उससे रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी है। सो कुछ बातें जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि आई एम करेंटली होल्डिंग अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 years इन विच आई हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और मैंने सिर्फ उनको ट्रेन नहीं किया बल्कि टॉप नॉच रैंक्स हासिल करने में काफ़ी ज़्यादा उनको गाइड किया। और यही उम्मीद मुझे आप लोगों के साथ भी है कि यूँ तो हम मिल रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, पर आप भी घर बैठे बहुत ज़्यादा चीज़ों को फॉलो करते हुए अपनी मेहनत भी कर रहे होंगे, और हम लोग भी आपको रेगुलर इंटरवल पे गाइड करते रहेंगे। एंड दीज सेशंस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर जेई फिजिक्स ऑब्वियसली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप केवीपीवाई ओलंपियाड्स के लिए अगर आप नीट एस्पिरेंट्स भी हैं तो भी आप इन्हें फॉलो करके, इन लेक्चर सीक्वेंस को फॉलो करके, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस को फॉलो करके अपनी रैंक एनहांस कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन अश्योर कर सकते हैं। ऑलराइट, IIT जैम फिजिक्स के स्टूडेंट्स को भी इससे पहले मैंने गाइड किया है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ही। एंड दिस इज द टेलीग्राम लिंक फॉर आवर जेई प्लैनेट चैनल, राइट। टेलीग्राम लिंक का इस्तेमाल करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे लैंड कर जाएंगे, जहां पर आपको क्लास नोट्स और उनसे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे कोर्सेज के अलावा और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस के अलावा भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे 2 अलग अलग प्रोग्राम्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज प्लस एंड आइकॉनिक, जिनके इंडिविजुअल अपने बेनिफिट्स हैं जो लेक्चर के एंड में मैं एक बार आपको बताऊंगा। जैसे प्लस प्रोग्राम में आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है कंटेंट का, कितनी बार भी कीजिए, कितने n नंबर ऑफ एडुकेटर्स से भी सीखिए। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स आपको सिखाने के लिए अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज़ आपको मिलती है। आइकॉनिक में आपको स्टडी प्लानर मिलता है, पर्सनलाइज ज़्यादा होता है ये, टेस्ट के असेसमेंट्स आपको मिलते हैं, ऑलराइट, पर्सनल गाइडेंस आपको मिलती है। सारी चीज़ें जो है वो आइकॉनिक के बेनिफिट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मंथली सब्सक्रिप्शन लेने की बजाय, जैसे आप ऑलरेडी हमसे यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री पढ़ ही रहे हैं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी आप फ्री क्लासेस हमारी देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप प्रॉपर बैच में पढ़ना चाहते हैं या इंडिविजुअल बेनिफिट्स लेना चाहते हैं प्लस और आइकॉनिक के, तो मंथली सब्सक्रिप्शन की बजाय मैं आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन या लंबे ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन सजेस्ट करूंगा, मे बी 12 मंथ्स, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स। इसके अलावा इनके प्राइसेस में और बेनिफिट उठाने के लिए आप PHY MAYA यानी फिजिक्स माया हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो प्लस के लिए भी है और आइकॉनिक के लिए भी है, देख लीजिएगा इसको एक बार। चलिए, तो आज की जो मुलाकात है वो प्रॉब्लम्स को लेकर है। ठीक है, तो क्या बात करनी है हमें, किस तरीके के प्रॉब्लम्स हैं। आज की मुलाकात में हम कुल मिला के 5 सवालों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से 3 होंगे NCERT के एग्जाम्पल्स और 2 सवाल मैंने अपनी साइड से अच्छे इंटरेस्टिंग और प्यारे प्यारे डाले हैं। ठीक है, सो सेशन में यूँ तो सवाल है 5, लेकिन उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जितना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी तक सीखा है उसे सम अप करने को मिलेगा। आइए देखते हैं सवालों का सिलसिला क्या लाया है हमारे लिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके, आई होप आप पेन पेपर लेकर बैठे होंगे, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करने के बाद उसके बाद आप इन सवालों को खुद से अटेम्प्ट करें और उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं। एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ। कीजिए, चलिए। ऑलराइट, इस उम्मीद के साथ कि आप इन सवालों को एक बार अटेम्प्ट कर चुके होंगे, चलिए आइए मैं आपका साथ देने की कोशिश करता हूँ इन क्वेश्चंस के लिए। चार्ज प्लस Q is distributed uniformly
ऑन अ रिंग ऑफ रेडियस आर, एक रिंग है जिसका रेडियस आर है, एक चार्ज प्लस क्यू है जो उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, जिस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस, स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस है आर, और विद द सेंटर ऑफ द शेल एट द पेरिफेरी ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ द शेल एट द पेरिफेरी ऑफ द रिंग, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप ये बोलेंगे कि सर रिंग का रेडियस भी आर है, स्फेरिकल शेल का भी रेडियस आर है, और रिंग का सेंटर शेल की पेरिफेरी पे है या शेल का सेंटर रिंग की पेरिफेरी पे है, बात बेटा एक ही निकल कर आ जाएगी। जरा ध्यान से इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप कहेंगे ये रिंग है हमारे पास, ये रिंग है हमारे पास, एक और रिंग है हमारे पास, एक और रिंग है हमारे पास, ऑल राइट, ये दूसरी रिंग है हमारे पास। देखिए, तो आप बोलेंगे इस पूरी रिंग पे ना, इस पूरी रिंग पे प्लस क्यू चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पूरी रिंग के ऊपर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आपने कहा कि इस पूरी रिंग का जो रेडियस है वो क्या है, सेंटर इसका सी है और रेडियस इसका स्मॉल आर है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ आपने बोला कि आपको एक शेल ऐसा लेकर चलना है, आपको एक शेल ऐसा लेकर चलना है जो जिसका रेडियस उतना ही हो जितना कि, जिसका रेडियस उतना ही हो जितना कि इस रिंग का है, जितना कि इस रिंग का है, और उस शेल का जो सेंटर है, उस शेल का जो सेंटर है वो रिंग के पेरिफेरी पे लाई कर रहा हो, यानी रिंग के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है, और इस शेल का रेडियस कितना है बेटा, आर है। ठीक है, तो नेचुरली जब शेल का सेंटर रिंग की पेरिफेरी पे लाई कर रहा होगा और दोनों का रेडियस सेम होगा, तो रिंग का सेंटर भी शेल की पेरिफेरी में लाई कर रहा होगा, रिंग का सेंटर भी शेल की पेरिफेरी में लाई कर रहा होगा, एंड दैट्स द स्फेरिकल शेल, दैट्स द स्फेरिकल शेल। इसी में आप गॉस थ्योरम लगाओगे। तो ये क्या है आपका, ये है आपका स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। इनक्लोज्ड चार्ज निकाल लीजिए और बता दीजिए, इनक्लोज्ड चार्ज निकाल लीजिए और बता दीजिए कि कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। तो आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि बहुत बड़ी सीधी सी बात है कितना फ्लक्स है ये भी बता पाएंगे। बड़ी सीधी सी बात है यार, यहां से अगर मैं इसे ज्वाइन करूं दीज टू पॉइंट्स लाइक दिस, तो ये रेडियस आर होगा। ये रेडियस आर क्यों होगा, ये रेडियस आर होगा क्योंकि आप बात कर रहे हैं किसकी, शेल के रेडियस की, शेल के रेडियस की। और यहां से अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करूं तो ये भी रेडियस आर होगा क्योंकि आप बात कर रहे हैं शेल के रेडियस की। और यहां से अगर मैं इसे ज्वाइन करूं तो ये भी रेडियस आर होगा क्योंकि आप बात कर रहे हैं शेल के रेडियस की। ऑलराइट, आप अगर बात करेंगे रिंग के सेंटर से रिंग की पेरिफेरी को ज्वाइन करने की, तो आप रिंग के रेडियस आर के बारे में बात कर सकते हैं। रिंग के सेंटर से रिंग के पेरिफेरी को ज्वाइन करने की, तो आप रिंग के रेडियस आर के बारे में बात कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो बेटा ये वाला ट्राइंगल भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है आर आर आर, और ये वाला ट्राइंगल भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है आर आर आर। तो एक एंगल ये वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्रीज, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्रीज। तो टोटल एंगल कितना निकल कर आ रहा है 120 डिग्रीज। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो शेयर 360 डिग्रीज अगर रिंग बन के रिंग के सेंटर पे खड़े होकर, रिंग के सेंटर पे खड़े होकर पूरी रिंग को देखने की कोशिश करते, यानी 360 डिग्री देखने की कोशिश करते, 360 डिग्रीज देखने की कोशिश करते, तो कहते पूरा चार्ज प्लस क्यू पड़ा है। तो उसी 360 डिग्री देखने पे पूरा चार्ज प्लस क्यू पड़ा है। सो 120 डिग्री अगर इनक्लोज होगा, 120 डिग्री अगर इनक्लोज होगा ये पूरा, 120 डिग्रीज ये इनक्लोज हो जाएगा ये पूरा, तो ये जो भी चार्ज यहां से यहां तक इनक्लोज्ड होगा शेल के अंदर, ये कितना होगा। तो आप बोलेंगे 120 डिग्री का मतलब है कि Q/3 चार्ज इनक्लोज्ड है। कितना चार्ज इनक्लोज्ड है Q/3 चार्ज इनक्लोज्ड है। देयरफॉर कैन यू से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, यानी दैट विल बी इक्वल टू प्लस Q/3 बाय एप्सिलॉन नॉट, या इसी को क्या बोल सकते हैं Q/3 एप्सिलॉन नॉट, Q/3 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई, क्लियर है मामला। हमने क्या किया, मेरा सजेशन रहेगा कि इस क्वेश्चन को ना एक बार रिमाइंड करके फिर से देखो।
हमें सवाल में ये दिया गया है कि एक रिंग है, रिंग के सरफेस के ऊपर रिंग के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रिंग का जितना रेडियस है एक स्फेरिकल शेल लिया उसका भी उतना रेडियस है। अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि स्फेरिकल शेल का सेंटर रिंग की पेरिफेरी पे लाई कर रहा है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर दोनों का ही रेडियस बराबर है तो यदि शेल का सेंटर रिंग की पेरिफेरी पे लाई कर रहा है तो देखिए सिमेट्री से रिंग का सेंटर भी शेल की पेरिफेरी पे लाई करेगा। उसके बाद आर आर आर, एक बार ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस शेल का रेडियस है इसलिए आर आर आर, ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस रिंग का रेडियस है इसीलिए आर और आर। और मैथमेटिकली हम कह सकते हैं यार दोनों ही चीज़ें जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल आ रही हैं, तो एंगल टोटल 120 है। 360 डिग्री में घूमने पे अगर पूरा चार्ज Q मौजूद है तो Q/3 घूमने पे यानी 120 डिग्री घूमने पे Q/3 चार्ज इनक्लोज होगा। और एज अ रिजल्ट आप बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स आएगा वो इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट यानी Q/3 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो मेरा सजेशन है एक बार फिर से डायग्रामेटिक अप्रोच को देखने के लिए प्रॉब्लम को रिवाइंड करके जरूर देखें, फिर आगे चलते हैं। ऑलराइट, आई होप एज पर माई सजेशन आप प्रॉब्लम को रिवाइंड करके आगे देख रहे होंगे। तो चलिए देख चुके होंगे, अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सजेशन मेरा यही रहेगा कि वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आगे लेकर चलता हूं। ट्राई कीजिए, चलिए ट्राई कर लिया तो देखो कैसे करेंगे इसको। हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो x डिस्टेंस के साथ साथ ऐसे वेरी कर रही है, यानी कि इसके अंदर जो भी चार्ज इनक्लोज्ड है वो चार्ज कैसे कैसे वेरी कर रहा है वो डेंसिटी की फॉर्म में इस ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया है। इस ग्राफ में जो प्लॉट है वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी यानी कूलम पर मीटर क्यूब रो को x दूरी के साथ प्लॉट किया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है यानी कि जो इनक्लोज चार्ज है वो x = 0 से x = 1 तक ही है, उसके बाद तो है ही नहीं। तो यार हमें भी तो x = 0 से लेके x = 1 तक ही चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो सरफेस ही नहीं है। तो हमें केवल उस चार्ज में इंटरेस्ट है जो सरफेस अपने अंदर इनक्लोज कर रहा है। ऑलराइट, और इस सरफेस के थ्रू हमें फ्लक्स बताना है। सो डिटरमाइन द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। सो व्हाट आई कैन से, बड़ी सिंपल सी बात है सर, अलग अलग सेक्शंस जो हैं वो अलग अलग प्रकार के चार्ज को इनक्लोज करेंगे, क्योंकि चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट तो है नहीं, वेरिएबल है। तो हमें क्या करना चाहिए, यहां से x दूरी पे dx विड्थ का स्ट्रिप कंसिडर करना चाहिए, और इस स्ट्रिप के द्वारा जो सेक्शन बन रहा होगा उस सेक्शन को थोड़ा सा विजुअलाइज करना चाहिए। ये जो सेक्शन है x दूरी पे dx विड्थ का एलिमेंट लिया, dx विड्थ का स्ट्रिप लिया, और ये जो फिगर बना रहा होगा, ये जो क्यूबॉइड बन रहा है, इसका नाम क्या रख सकते हैं हम? इसको बोल सकते हैं क्यूबॉइडल, क्यूबिकल तो नहीं है, क्यूबॉइडल स्ट्रिप। और क्यूबॉइडल स्ट्रिप के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है? तो आप बोलेंगे सर पहले यहां पर कितना चार्ज इनक्लोज है, इस बात को बताने के लिए हमें इसका क्या बताना पड़ेगा, वॉल्यूम बताना पड़ेगा, छोटा वाला वॉल्यूम। तो वो छोटा वाला वॉल्यूम dv क्या होगा? छोटा वाला वॉल्यूम dv क्या होगा? इसकी एक डायमेंशन 1 है, दूसरी डायमेंशन भी 1 है, तीसरी डायमेंशन 1 की बजाय dx है यार। सो आप इसे लिखोगे 1 × 1 × dx, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू dx, दैट विल बी इक्वल टू dx। अब आप क्या बोल पाएंगे? आप बोल पाएंगे नाउ वी नो कि जो भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा परिभाषा के मुताबिक वो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds होता है, एंड दैट विल बी इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। सो यू विल से कि इंटीग्रेशन ऑफ d फाई नेट, जो d फाई नेट होगा, जो छोटा फ्लक्स होगा d फाई, दैट विल बी इक्वल टू dq बाय एप्सिलॉन नॉट, dq बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल है। देयरफॉर ध्यान से सुनिएगा, देयरफॉर यू कैन से कि जो फाइनेट होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dq, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dq बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, बाय dq को आप क्या लिख सकते हो, रो dv। dq को आप क्या लिख सकते हो, रो dv। आपका जो रो है वो dq बाय dv तो होगा, मगर अब की बार वो टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम नहीं होगा। ये मैंने आपको वन शॉट इन बेसिक मैथ्स में भी सिखाया है कि ये छोटा बाय छोटा तो होगा, मगर टोटल बाय टोटल तो तब होता जब यूनिफॉर्म होता, कांस्टेंट होता, मगर वो कांस्टेंट तो है नहीं।
मगर वो कांस्टेंट तो है नहीं, सिंस रो इज वेरिएबल। रो इज वेरिएबल, वेरिएबल होने के कारण आप इसे ऐसा बोलेंगे, वेरिएबल होने के कारण आप इसे ऐसा बोलेंगे, ठीक है जी। सो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी, इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो यहां से आप क्या बोल सकते हो बेसिकली कि डी क्यू जो होगा बेटा वो रो डीवी होगा। डी क्यू क्या हो जाएगा? रो डीवी हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आ रहा है क्या है? जेई लेवल प्रॉब्लम है यार, इसीलिए इतना हाई लेवल चल रहा है मामला। तो आप बोलेंगे डीवी तो डीएक्स के बराबर है, डीवी तो डीएक्स के बराबर है। देखिए तो आपने कहा इंटीग्रेशन ऑफ रो डीएक्स बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ रो डीएक्स जो होगा ये तो एरिया दे देगा। इंटीग्रेशन ऑफ रो डीएक्स जो होगा ये तो एरिया अंडर रो एक्स कर्व दे देगा यार, बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये एरिया अंडर रो एक्स कर्व कितना हो जाएगा? ये डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट है और ये ट्रेपीजियम है, सो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है? 0 से लेके 1 1 और 1/4 से 3/4 यानी 1/2। सो 1 + 1/2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है? 8.85। हाइट लेते हैं ना, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो देखिए क्या निकल कर आएगा? 8.85 × 10⁻12। 8.85 × 10⁻12। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 + 1/2 इज 3/2, 3/2 और हाफ लिख देंगे तो क्या निकल कर आ गया? 3/4। कितना निकल कर आ गया भाई? 3/4। और ऐसा यूनिट लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? देखो E.ds आप करते हो ना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर लिख सकते हो यार। इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर था, उसे एरिया से यानी मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वोल्ट मीटर निकल कर आया। दैट्स योर रिजल्ट, दैट्स योर रिजल्ट। बात समझ में आ रही है? करना क्या है आपको? टोटल इस क्यूब में से फ्लक्स बताना था। मुद्दा ये था कि क्यूब के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो चार्ज की फॉर्म में ना देके डेंसिटी की फॉर्म में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं सर। डेंसिटी को छोटा चार्ज बाय छोटा वॉल्यूम तो लिख सकते हैं, टोटल बाय टोटल भी लिख पाते अगर कांस्टेंट होता तो, मगर क्योंकि ये वेरी कर रहा है तो छोटा बाय छोटा लिख सकते हो। तो फिर क्या करेंगे सर? कोई बात नहीं, इंटीग्रेट करेंगे डी क्यू ताकि क्यू इनक्लोज आ जाए और उसे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे छोटा सा स्ट्रिप लेके आपने छोटा सा फ्लक्स लिखा, छोटे से फ्लक्स को जोड़ते चलोगे तो टोटल फ्लक्स आएगा। दैट कैन बी रिटन एज छोटा चार्ज डी क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट कैन बी फर्दर रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी। दिस वाज द स्ट्राइकिंग पार्ट, दिस वाज द स्ट्राइकिंग पार्ट कि डीवी जो है यूनिट क्यूब होने का फायदा क्या है कि जो छोटा सा क्यूबॉइडल स्ट्रिप आपने कंसिडर किया है, क्यूबॉइडल वॉल्यूम आपने कंसिडर किया है, उस क्यूबॉइडल वॉल्यूम डीवी की एग्जैक्ट मेजरमेंट कितनी है वो आएगा 1 × 1 × dx। तो डीवी लिखो या dx लिखो, बात बराबर आ गई। इसी वजह से आप रो एक्स कर्व का एरिया ले पा रहे हैं। अगर यहाँ पे रो डीवी होता तो रो वी कर्व का यानी डेंसिटी और वॉल्यूम कर्व का एरिया लेते हैं, है ना, रो वी कर्व का एरिया लेते हैं। लेकिन यहाँ रो एक्स कर्व का एरिया इसीलिए ले पा रहे हैं क्योंकि डीवी और dx जो है वो बराबर मैथमेटिकली निकल कर आ रहा है। बात क्लियर है भाई? अच्छा क्वेश्चन है ना? ऑल राइट। मुझे उम्मीद है जहां भी आप अटक रहे होंगे वीडियो को रिवाइंड करके या पॉज करके जरूर देख रहे होंगे। कोर जेई लेवल और उससे ऊपर ओलंपियाड लेवल सवाल का सिलसिला जारी रहेगा, है ना। तो हम ये सीखते चलेंगे। बाकी के प्रॉब्लम सॉल्विंग तो फ्री क्लासेस जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे है वहाँ पे भी आपको मिलती रहेगी, जैसे मैं बताता रहता हूँ। और इसके बाद भाई मैंने आपसे कहा था कि आज की मुलाकात में हम 5 सवाल करने वाले हैं, जिनमें से 2 आप कर चुके हैं। देखिए मेरे कलेक्शन में से एक ये सवाल है और दूसरा ये सवाल है। चलिए आइए बाकी के 3 सवाल जो है वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में से उठाते हैं। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल ये है जिसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट जो है वो अल्फा एक्स की पावर 1/2 के साथ ऐसे वेरी करेगा। एक्स एक्सिस में है, वाई और जेड एक्सिस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं है। तो वाई और जेड एक्सिस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं है और एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, वो चीज़ आपके सामने दी गई है, ठीक है ना। और यहाँ जो अल्फा आ रहा है, इस अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। और आपको 2 बातें निकालनी है। पहला निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो वाला जो कि इस क्यूब के थ्रू होगा। और दूसरा क्या निकालना है? दूसरा निकालना है चार्ज इनक्लोज बाय द क्यूब, ठीक है। फ्लक्स निकालना है थ्रू द क्यूब और चार्ज इनक्लोज बाय द क्यूब। देखो कैसे निकालेंगे। आप सबसे पहले कहेंगे कि सर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल और केवल एक्स एक्सिस में है, EX,
और ये भी वेरिएबल है, ये भी कैसी है, वेरिएबल है, देखो x के साथ साथ वेरी कर रही है। तो अब अगर मैं कुछ सरफेसेस कंसिडर करूं और उनका एरिया वेक्टर लिखने की कोशिश करूं, तो एक ये सामने वाला सरफेस है जिसका एरिया वेक्टर बाहर है, एरिया वेक्टर बाहर है, तो इसको मैंने लिखा DA1 कैप या S1 कैप, S1 कैप, और एक पीछे सरफेस होगा जिसका एरिया वेक्टर किधर होगा यार, अंदर को होगा, S2 कैप। सरफेस 1 और सरफेस 2 इनका एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स इज 0। दो सरफेसेस ऐसे होंगे, एक ये वाला और एक नीचे वाला, इनके एरिया वेक्टर कैसे होंगे, S3 वेक्टर नीचे है और S4 वेक्टर ऊपर है, इनके थ्रू भी फ्लक्स कितना हो गया यार, 0। अब अगर S5 और S6 के बारे में बात करें तो एक सरफेस देखिए यहाँ पे है, ये S5 कैप है, और दूसरा सरफेस देखिए यहाँ पर है, बाहर की तरफ होता है ना एरिया वेक्टर हमेशा, तो बाहर की तरफ का मतलब है लेफ्ट वाले का एरिया लेफ्ट में, राइट वाले का राइट में, ऊपर वाले का ऊपर, नीचे वाले का नीचे, आपकी तरफ वाले का आपकी तरफ और आपसे दूर वाले का आपसे दूर, एरिया वेक्टर है ना। तो आप क्या बोल सकते हो आप बोल सकते हो हियर जो भी नेट फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 4 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 5 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 6 आएगा, जिसमें से 1 2 3 4 आगे वाला, दूर वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला, इन सभी के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन और सरफेस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ठीक है, इतना ही नहीं, S5 और S6 में, S5 में देखिए एरिया वेक्टर आगे है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे है, तो आप बोलोगे पॉजिटिव फ्लक्स है, और S6 में देखिए एरिया वेक्टर पीछे है, एरिया वेक्टर पीछे है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आगे है, तो नेगेटिव फ्लक्स है। क्यों, सिंस थीटा कितना हो गया यार 180 डिग्री, कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। वैसे भी देखिए S6 में इनवर्ड फ्लक्स है, S6 के थ्रू इनवर्ड फ्लक्स है, क्यूब के अंदर जा रहा है तो नेगेटिव होगा। और यहां पर आप क्या बोल सकते हैं, सिंस थीटा इक्वल टू 0 डिग्रीज, आउटवर्ड फ्लक्स है, आउटवर्ड फ्लक्स है, तो आउटवर्ड फ्लक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, इनवर्ड फ्लक्स जो होता है यार वो नेगेटिव होता है। इतनी बात अपने को समझ में आ गई है, ठीक है, आउटवर्ड फ्लक्स और इनवर्ड फ्लक्स के बारे में। अब आपसे अगर पूछा जाए दिस इम्प्लाइज फाई नेट कितना होगा, तो आप बोलेंगे फाई थ्रू S5 प्लस फाई थ्रू S6। फाई थ्रू S5 के लिए आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट S5 इंटू एरिया ऑफ S5 इंटू कॉस 0 डिग्रीज, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट S6 एरिया ऑफ S6 इंटू कॉस 180 डिग्रीज, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने आओगे तो S5 के लिए आप लिखोगे, देखो अल्फा x की पावर 1/2, मगर जो x कोऑर्डिनेट है वो a प्लस ए 2a हो जाएगा, तो आप बोलेंगे अल्फा a प्लस ए 2a की पावर 1/2, अल्फा इंटू 2a की पावर 1/2 इंटू एरिया कितना हो जाएगा यार, एरिया हो जाएगा a इंटू ए, एरिया हो जाएगा a इंटू ए यानी a स्क्वायर एंड कॉस 0 की वैल्यू +1 प्लस अल्फा S6 पे क्या हो जाएगा, S6 पे आप बोलेंगे कि x कोऑर्डिनेट जो है अल्फा x की पावर 1/2 और x कोऑर्डिनेट जो है बेटा वो a है, x कोऑर्डिनेट जो है वो a है, यानी कि आप बोलोगे अल्फा a की पावर 1/2 एंड इट इज एरिया कितना आ गया a स्क्वायर और cos 180 की वैल्यू -1 है ना, cos 180 की वैल्यू -1। अब और ध्यान से देखें तो अल्फा देखो आप कॉमन लो अगर, तो ये a की पावर 2 + 1/2 यानी a की पावर 5/2 निकल कर आ जाएगी एंड इट विल बी √2 - 1, √2 - 1 ये निकल कर आएगा। वैल्यूज डाल देते हैं यार सभी की, वैल्यू डालेंगे तो अल्फा निकल कर आ जाएगा 800, a की वैल्यू डाल रखी है, a की वैल्यू क्या डाल रखी है, a की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 0.1, a की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 0.1 पूरे की पावर 5/2 एंड इट इज √2 - 1 एंड इट इज √2 - 1, तो ये वोल्ट मीटर में आंसर निकल कर आ जाएगा, वोल्ट मीटर में आंसर निकल कर आ जाएगा। दैट्स योर पार्ट ए, दैट्स योर पार्ट ए। कैलकुलेशन कर सकते हैं यार आप, कैलकुलेट कर सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल को से डेटा भी मैच कर सकते हैं, है ना, वो एक सेपरेट गेम है। चलिए बात करते हैं आगे बी पार्ट के बारे में। अगर हम बात करें तो हम कहेंगे चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्यूब बताना है। सो वी नो
कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मतलब क्यू इनक्लोज कितना निकल कर आ जाएगा यार, फाइनेट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो जो भी आपकी वैल्यू आपने ऊपर निकाली थी इसको आप मल्टीप्लाई किससे कर दोगे यार, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 से, और जो फाइनली आपको आंसर निकल कर आ जाएगा वो कूलम्स में आ जाएगा। फाइनली जो आंसर है वो किस में निकल कर आ जाएगा बेटा, कूलम्स में निकल कर आ जाएगा। आई होप द लॉजिक इज क्लियर टू यू। इजी है, अच्छा क्वेश्चन है। 6 सरफेसेस हैं मगर 6 में से किन्हीं 2 की वजह से फ्लक्स आ रहा है, एक की वजह से पॉजिटिव आ रहा है और दूसरे की वजह से नेगेटिव आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, फटाफट से इसको कंप्लीट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, आई होप आपको कैलकुलेशन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आई होगी और ये क्वेश्चन भी आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। जब मैं बोलता हूँ ना कि वीडियो को पॉज करना है और खुद से करना है, तो वाकई वीडियो को पॉज किया करो और खुद से ट्राई किया करो। प्रॉब्लम्स करोगे, अटेम्प्ट करोगे, फिर मुझे देखोगे आपके साथ साथ प्रॉब्लम्स करते हुए, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो साथ में करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं आगे, और अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम है। ये एनसीईआरटी का अगला एग्जाम्पल है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम है फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड दैट इज इक्वल टू 200 माइनस आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स लेस देन 0। आपको डिटरमाइन करना है फ्लक्स सिलेंडर के थ्रू और दूसरी बात चार्ज इनक्लोज्ड। तो इसमें खास बात देखिए क्या है कि x पॉजिटिव के लिए यानी पॉजिटिव x एक्सिस में अगर आप जाके देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव में होगी और नेगेटिव x एक्सिस में जाके देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव में होगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं कर लेता हूं इसकी कार्बन कॉपी और आपको बता देता हूं कि देखिए क्या कहा गया है। हम ये बोल सकते हैं कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव x एक्सिस में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है बॉस। ठीक है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो 200 न्यूटन पर कूलम है और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव में वो नेगेटिव है, कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे भी 200 न्यूटन पर कूलम है। तो ओरिजिन से आगे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे को है, ओरिजिन से पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे को है। आपको फ्लक्स बताना है, चार्ज इनक्लोज बताना है। तो आप क्या बताएंगे, आप बोलेंगे कि बॉस ऐसा है कि यहाँ अगर आप कोई सरफेस एरिया कंसिडर करो तो उसका एस कैप आगे को है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे है। यहाँ अगर कोई सरफेस एरिया कंसिडर करें तो उसका एस कैप पीछे को है, बाहर की तरफ होता है ना, बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पीछे की तरफ है। और यहाँ अगर कोई सरफेस एरिया कंसिडर करें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो कर्व्ड के थ्रू फ्लक्स 0, पॉजिटिव हाफ में भी कर्व्ड के थ्रू फ्लक्स 0 क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। तो आप क्या बोलोगे हियर, देखो क्वेश्चन ये था, कुछ चेंजेस हमने एनालाइज करने की कोशिश की है। हमने कहा जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फ्लक्स थ्रू फ्रंट प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड प्लस फ्लक्स थ्रू बैक है। फ्लक्स थ्रू फ्रंट प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड प्लस फ्लक्स थ्रू बैक है, जिसमें से फ्लक्स थ्रू कर्व्ड आपने कहा 0 है सर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एस वेक्टर, परपेंडिकुलर टू एस वेक्टर की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू एस वेक्टर की डायरेक्शन। इतना ही नहीं, फ्रंट के बारे में बात करोगे तो उसका फ्लक्स भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है वो 0 डिग्रीज है। बैक की बात करेंगे तो इसका फ्लक्स भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे भी जो थीटा है वो 0 डिग्रीज है और सब कुछ सिमेट्रिकल ही है। तो क्या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ट्वाइस ऑफ फ्लक्स थ्रू एनी सर्कल डिस्क सर्कल, यानी कि दैट कैन बी रिटन एज 2E डॉट A, यानी दैट कैन बी रिटन एज 2EA cos 0 डिग्रीज, 2EA cos 0 डिग्रीज। तो ये 2 हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 200 न्यूटन पर कूलम। एरिया वेक्टर यार, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई 5 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करके इसे 5/100 कर देंगे, इसका स्क्वायर और cos 0 की वैल्यू +1, cos 0 की वैल्यू +1। एनीवेज ये वोल्ट मीटर में हमारा जवाब निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये वोल्ट मीटर में हमारा जवाब निकल कर आ जाएगा। इसका जो बी पार्ट है वो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे वी नो, चार्ज इनक्लोज निकालना है ना बेटा,
ये पार्ट है नेट फ्लक्स थ्रू दी सिलेंडर, नेट फ्लक्स थ्रू दी सिलेंडर, तो आपने कहा ये तो ए पार्ट है। बी पार्ट है चार्ज इनक्लोज निकालना है, तो आप बोलेंगे नेट फ्लक्स जो होता है वो क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां से क्यू इनक्लोज कैसे निकाल पाओगे बेटा? दैट विल बी इक्वल टू फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसका आंसर निकालने के बाद जो भी लिखोगे वो कूलम्स में आएगा। आंसर निकालने के बाद जो भी डेटा आएगा वो कूलम्स में निकल कर आएगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाज दिस, आगे की डायरेक्शन में 200, पीछे की डायरेक्शन में भी 200, ओरिजिन से आगे पॉजिटिव, ओरिजिन से पीछे नेगेटिव फील्ड। आपके सामने है कि इस प्रॉब्लम को करना कैसे है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। चलिए, आई बिलीव जितना कुछ मैंने आपको बताया है वो आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। तो चलिए डिस्कशन को बढ़ाते हैं थोड़ा सा और आगे, और अब बात करते हैं हमारे आज के सेशन के आखिरी सवाल की और एनसीईआरटी के अगले और लास्ट एग्जाम्पल की, दैट इज डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के सेंटर से आप जानते हैं न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो एटम के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, इसीलिए उसका रेडियस हमने कंसिडर नहीं किया है। एटम का रेडियस r है, न्यूक्लियस के सेंटर से छोटे r दूरी पे, न्यूक्लियस के सेंटर से स्मॉल r दूरी पे आपको क्या बताना है बेटा? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो देखिए एक तो चीज हो सकती है कि आप एग्जैक्टली r दूरी ऐसी पे खड़े हो जो ग्रेटर देन कैपिटल R है एंड देयर इज अ पॉइंट P1 जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो यार गॉसियन सरफेस ऐसा कंसिडर करना चाहिए जो P1 पॉइंट से पास हो और चार्ज को इनक्लोज कर रहा हो। तो मैं क्या बोलूंगा? शेयर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये S1 स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, S1 स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। S1 स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एटम का मॉडल है, एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से r दूरी पे जो रेडियस ऑफ एटम से बड़ा है, इस बार आप एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। सो फाइनेट जो होगा दैट विल बी क्लोज इंटीग्रल ऑफ E1 डॉट ds1 दैट विल बी इक्वल टू q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दैट विल बी इक्वल टू इनक्लोज चार्ज कितना है? तो न्यूक्लियस का चार्ज है यार प्लस Ze प्लस इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा माइनस Ze, क्योंकि एटम इज होली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज होली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जब आप पूरे के पूरे एटम को इनक्लोज कर रहे हो तो वो जीरो आएगा। इसका मतलब है अभी तो आप क्या कह सकते हैं? अभी आप ये बोल सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E1 डॉट ds1 दैट विल बी इक्वल टू प्लस Ze प्लस माइनस Ze बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्योंकि ये जीरो आ रहा है तो E1 डॉट ds1 का क्लोज इंटीग्रेशन अगर जीरो आ गया तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी जीरो आ गया। E1 वेक्टर भी क्या निकल कर आ गया बेटा? जीरो आ गया। तो मुझे लगता है कि जब आप एटम के बिल्कुल ही बाहर खड़े हो और टोटल चार्ज जो है वो नेट चार्ज जीरो आता है, इनक्लोज चार्ज जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, क्योंकि एटम इज होली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो न्यूट्रल चीज़ों को इनक्लोज करने के बाद गॉस थ्योरम के तहत फ्लक्स या फील्ड भी कितना निकल कर आएगा बेटा? जीरो निकल कर आएगा, जीरो निकल कर आएगा। ऑलराइट, इतना ही नहीं, यदि मैं किसी और दूरी पे, मान लीजिए मैं r दूरी पे, स्मॉल r विच इज दिस टाइम लेस देन कैपिटल R, इतनी दूरी पे कोई पॉइंट P2 है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, तो मैं गॉस थ्योरम लगाने के लिए गॉसियन सरफेस में ऐसा कंसिडर करूंगा, गॉसियन सरफेस ऐसा कंसिडर करूंगा और इसका नाम रख देंगे यार S2 गॉसियन सरफेस। ये भी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, ठीक है। और इसकी कर लेता हूं मैं कार्बन कॉपी, ठीक है, और इसमें जो चीज अभी के लिए रिलेवेंट नहीं है उसे हटा देते हैं। ऑलराइट, तो हम ये बोलेंगे कि हमें S2 वाले में इंटरेस्ट है, हमें ना S2 वाले में, इनक्लोज वाले चार्ज में इंटरेस्ट है। तो कहना है इसे नेट फ्लक्स जो होगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E2 डॉट ds2 दैट विल बी इक्वल टू q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप ये बोलोगे कि यहां पर जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है वो कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का,
इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज इनक्लोज है वो कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे टोटल चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स का, टोटल चार्ज वो Q बाय यानी कि Ze बाय माइनस Ze, टोटल चार्ज है, कितने वॉल्यूम में है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और जो इनक्लोज इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है उसके डिनोमिनेटर में अगर 4/3 पाई आर क्यूब कर दूं तो कैन आई से यार यहां से ये समझ में आ गया है अपने को कि ये डेंसिटी के बराबर है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के बराबर है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स का जो इनक्लोज्ड चार्ज है, इनक्लोज्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो कितना निकल कर आ गया? वो निकल कर आया माइनस Ze एंड इट इज छोटा वाला आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब, छोटा वाला आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। तो आपने कहा कि इनक्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E2 डॉट ds2 जो है दैट विल बी इक्वल टू, ध्यान से सुनना, इनक्लोज्ड चार्ज के बारे में बेटा यदि आप बात करोगे तो सर न्यूक्लियस का सारा चार्ज तो इनक्लोज है ही, यानी प्लस Ze तो इनक्लोज है ही, प्लस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो माइनस Ze आर क्यूब बाय आर क्यूब भी इनक्लोज्ड है, डिवाइडेड में एप्सिलॉन नॉट। नाउ इफ यू कंसिडर छोटा सा एरिया वेक्टर इधर, तो आप बोलोगे कि यार ds2 वेक्टर यहां बाहर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो वैसे भी बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो वैसे भी बाहर है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 हो गया, 0 हो गया। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ E2 डॉट ds2 cos 0 डिग्रीज that will be equal to Ze by epsilon naught and it is 1 minus small r cube by capital R cube, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हैं? E2 बाहर आ गया सिमेट्रिकल इनक्लोजर के कारण, ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds2 आया, cos 0 की वैल्यू +1 है, ये आ गया Ze by epsilon naught and it is 1 minus r cube by capital R cube, ऑलराइट। और क्या बोल सकते हैं जी? देखिए आप बोल सकते हो छोटे छोटे सरफेस एरियाज को जोड़ेंगे तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस S2 का सरफेस एरिया आएगा, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई एस स्क्वायर, दैट इज +1, दैट इज Ze बाय एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज 1 माइनस आर क्यूब बाय आर क्यूब, ऑलराइट। तो आप क्या बोल सकते हैं? देखिए आप बोल सकते हैं E2 विल बी इक्वल टू Ze बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एंड इट इज 1 माइनस आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। सो ध्यान से देखने में समझ में आया कि E2 की वैल्यू निकल कर आ गई है kZe, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं आप kZe बाय आर स्क्वायर एंड इट इज 1 माइनस आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब, आई एम सॉरी, या आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये निकल कर आ जाएगा आपका इनसाइड पॉइंट के लिए, ये निकल कर आ जाएगा आपका इनसाइड पॉइंट के लिए, ऑलराइट। बात समझ में आ गई होगी आपको। सो इस तरीके से आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। इनक्लोज चार्ज निकालने में मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रकार की अब किसी भी तरीके की दिक्कत होने वाली होगी। तो मेरा सजेशन है कि एक बार वीडियो को पॉज करो और अभी के अभी इसे समझने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। हो गया होगा फिर एक बार देखो इसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, इसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ऑलराइट। बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम ये लिख सकते हैं फॉर r लेस देन कैपिटल R, ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, एंड फॉर r ग्रेटर देन कैपिटल R, ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी यार। इसी के साथ हमारी आज की मुलाकात में डिस्कस किए गए सारे के सारे सवाल जो हैं वो होते हैं कंप्लीट। दैट्स द लिंक ऑफ आवर टेलीग्राम चैनल जेई प्लैनेट, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे लैंड कर जाएंगे और वहाँ आपको क्लास नोट्स और बाकी की चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है। प्लस और आइकॉनिक के बीच में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अपार्ट फ्रॉम द फ्री कोर्सेज 2 पेड कोर्सेज भी हैं, प्लस और आइकॉनिक, जिनके अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं ऑब्वियसली। प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है, आपका स्टडी प्लानर भी बनवाया जाता है, स्टडी मटेरियल भी मिलता है आपको, और एक्सपर्ट गाइडलाइंस के साथ टेस्ट का असेसमेंट भी मिलता है। और आप हैवी डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड PHYMAYA। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं यार, ये सारी चीज़ें जो YouTube पे चल रही है ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट चल ही रही है, मगर NCERT कंप्लीट डिस्कशन, NCERT एग्जाम्पल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर डिस्कशन, आपका ग्राफ यूं लेकर जाने के लिए हम आपके लिए बहुत ही जल्दी विद इन अ वीक बैचेस वगैरह भी ला रहे हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो आपको बैचेस के बारे में भी बताऊंगा यार मैं, ठीक है।
आस्क अ डाउट फीचर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आस्क अ डाउट फीचर का इस्तेमाल करके घर बैठे आप अपने डाउट्स वगैरह की क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। इसके क्या डूज एंड डोंट्स हैं और प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए क्या स्टेप है, वो स्टेप वाइज आपके सामने लिखी गई है। केवल इसको पढ़ना है, ट्राई मारना। यार आस्क अ डाउट फीचर काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसके डूज एंड डोंट्स आपके सामने लिखे हैं। कुछ बैचेस जो हैं ऑलरेडी रनिंग है, इसकी डिटेल और जो टेस्ट हैं ऑलरेडी जो हो गए हैं या होने वाले हैं, उनकी कुछ कुछ डिटेल्स जो हैं वो मैंने अटैच करने की कोशिश की है। अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट आपके सामने है एंड यू कैन फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फ्रॉम माई लिंक, राइट। मेरा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करने के बाद आप मुझे फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। चैनल को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया, मगर सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लुत्फ़ उठा सकें। जल्दी मुलाकात होगी आगे के कुछ टॉपिक्स के साथ, और अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर आधारित होगा। लेक्चर हमारा जो पावर कोर्स यूट्यूब सीरीज़ पर चल रहा है। ऑलराइट, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। रिवीजन अच्छे से करते रहो यार।